कोई माने ना माने, सच्चाई यही रहेगी। सबक यह है कि सबक कोई सीखता नहीं। सोच को जीवन में कभी इतनी गहरी मत करो कि फैसले कमजोर हो। जैसे सलमान खान जो कि आपके दोस्त भी है, उनसे भी एक सवाल पूछा जाता है कि आप शादी कब करोगे, वैसा ही एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि आप राजनीति कब ज्वाइन करोगे। मेरे को लोग ढाबे वाला भी बुलाते हैं जी। कर इतना तो ढाबा चलाओ यार। मैंने कहा इतना रिश्ता तो करीबियत का आपका भी नहीं रहा होगा जितना मेरा रहा है। उन्होंने कहा बताओ कि मारे तो वंडो मलनो, ठीक है वंडो किदो कई था। अब उन्होंने पूछो कई, बोलिए कई नहीं। પછી उन्होंने पूछो कई तो किदो होगा, बोले कि हाँ, बोले कई कि मुंह होचियो। तो मैं अभी इस चीज को क्लियर कर दूं कि मतलब एक बार भी मेरे पास में कभी भी ये डिमांड नहीं आई है कि मारो बहुत ही करीबी मलवा वालों है और अंडे ला रहे तो एक बार फोटो तो खिंचानी पड़े या चाय तो पीनो ही पड़े। ये रिक्वायरमेंट आज दिन तक कभी नहीं आई। 1 साल, एक विरासत, एक जिम्मेदारी का सफर। आज हम इस पॉडकास्ट में मुलाकात कर रहे हैं श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्षराज सिंह जी मेवाड़ से, जिनके गद्दी उत्सव को 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल में क्या कुछ बदलाव हुए, क्या कुछ चैलेंजेस आए, कैसे उनसे ओवरकम किया और कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं और मेवाड़ राज परिवार की इस विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं। खुलकर बहुत सारी बातें होने वाली, बहुत सारे ऐसे सवाल जो मैं भी जानना चाहता हूं, जिनके जवाब आप भी जानना चाहते हैं। इस पॉडकास्ट में मैं हूं आरजे सूरी आपके साथ। आइए बातचीत शुरू करते हैं श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्षराज सिंह जी मेवाड़ से। प्रणाम, राम राम। स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई। सक्सेसफुली 1 साल का ये जो सफ़र है वो पूरा हुआ। तो मैं शुरुआत आपसे इस प्रश्न से करना चाहूँगा कि ये सफ़र कैसा रहा, जिम्मेदारी भरा था या एहसास था एक पूरा? व्यक्तिगत तौर पे अगर आप मुझे लक्षराज को अगर ये सवाल पूछें तो मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। ये 1 साल वो सफ़र होता है, वो समय होता है जहाँ अपने बड़ों के द्वारा, अपने पिता के द्वारा सारी बताई हुई बातें याद आती हैं। जी जी जी। कि अरे जिस दिन मैं नहीं रहूँगा उस दिन तुमको ये बात समझ में आएगी। उस दिन हम हंस देते हैं उस बात पर, उसको बात को आई गई कर देना चाहते हैं, उस बात को नहीं सुनना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं दिल दिमाग में, जहन में, मन में वो बात रह तो जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो शायद ऐसे समय के अंदर जो है वो याद आती है। जी। कि उन्होंने कहा था कि ये बात तुम्हें आज समझ में नहीं आएगी, फिर समझ में आती है कि वो बात उन्होंने कही तो थी जी। काश मैं सुन लेता जी। काश मैंने उसको थोड़ा सा और, क्योंकि उस सोच के साथ में ही आप जो है वो उससे अलग हो जाना चाहते हैं। आप आगे वो चीज को वो बढ़ना ही नहीं चाहते हैं और उस सच्चाई को भी पहचानना नहीं चाहते हैं। जी। पर मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो उनका जीवन रहा और जो मेरा जीवन उनके साथ में रहा जब मैं इस पृथ्वी पर आया, उसके बाद से जितना मैंने उनको देखा, सोचा, समझा और सीखा, कोशिश यही रहती है कि आजीवन अब उसका सदुपयोग करके उसको अपने जीवन के अंदर लागू करके उनका नाम, कुल का नाम, जगह का नाम, प्रदेश का नाम, देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि कोई भी बेटा जो होता है वो ये कल्पना नहीं करेगा कि ये वक्त मेरी ज़िंदगी में जल्दी आ जाए या कभी भी आए। पिताजी है हमार लेंगा, तो मतलब वो है जब तक तो कोई चिंता ही नहीं होती है। और ये कोई भी कल्पना नहीं करता कि ये आ जाए फटाफट, जितना देर से आए, जितना भगवान इसको खींचता रहे। हकीकत तो यही कोई माने ना माने, सच्चाई यही रहेगी। तो पूरा जो मैं यही पूछूंगा कि जो इस साल रहा, क्योंकि जिम्मेदारियां जब श्री जी हुजूर अरविंद सिंह जी मेवाड़ के जाने के बाद में जो एकदम से चीज़ें बड़ी होगी, जिम्मेदारी भी बड़ी होगी, जिसके लिए शायद आप प्रिपेयर थे नहीं थे, लेकिन वो जो विधि का विधान था वो हुआ। तो फिर कैसा रहा ये, मतलब पूरा बदलाव, क्योंकि एक ओवरऑल सारी चीज़ों में इसके अंदर वापस एक और बात जो मेरे दिल दिमाग में आती है वो यही आती है ना कि अपने पे कोई लोड नहीं था। हाँ, लोड नहीं था। किसी ने भी सवाल पूछा उसको ये दिखाने के लिए कि नहीं मैं बताता हूँ। हाँ। मतलब उसको तो ये पता नहीं था ना कि भाई मैं सोच के बताता हूँ, अपन पिताजी से पूछ के बता रहे हैं। वो बात तो पिताजी और हमारे बीच की थी ना। और सूरी साहब ने कोई सवाल पूछ लिया और मेरे को थोड़ा सा वक्त दो, आप सवाल बहुत अच्छा पूछा है, मैं सोच के बताऊंगा। और तुरंत आप दौड़े अपने पिता के पास गए, उनसे सवाल पूछा, उन्होंने आपको तुरंत जवाब दिया और मैंने आके यहाँ पे आपको पुरस्कार दिया। जी। मैंने तो डाकिया का काम किया, अगर उन्हीं के शब्दों में कहूँ तो। जी 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 जी। तो और एक आपको हमेशा पता था कि कंधे के ऊपर मैं देखूंगा तो मुझे पता है कि कोई है।
और अब जब आप कंधे से ऊपर देखते हो अब कौन है, तो आपको वहाँ सन्नाटा मिलता है। और वो जवाब जो है ना कहीं वो अपने अंदर से उसको लाना पड़ता है। और फिर वो आप उनकी उसी विरासत की आप जो है वो कदर करना चाहते हो कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने आपको तैयार किया, जिस चीज़ के लिए उन्होंने आपको वो तजुर्बे दिए, जिस चीज़ के लिए उन्होंने वो कड़वी और मीठी दोनों बातें आपको कही, वो आप कहीं ना कहीं याद करने की कोशिश करते हो और उनको जो है इस चीज़ के लिए आश्वासन दिलाते हो कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में जहाँ कहीं पर भी वो होंगे कि वहाँ पर वो जहाँ से भी देख रहे हैं वो खुश हो कि जो उन्होंने सिखाया, जो उन्होंने बताया, उसको बखूबी जो है वो ज़मीन पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और उस विरासत को, उस सोच को, जो केवल उनसे ही नहीं पर हज़ारों वर्ष उनसे पहले से जो चीज़ चलती हुई आई है और जो इजाफा उन्होंने उसमें किया। और आज जो लोग यहाँ पर दोस्त हैं, परिवार है, मिलने वाले हैं, शुभ चिंतक हैं, उन लोगों के सबके सहयोग के साथ में इस वक्त को, इस ज़िंदगी को, इस अभी के 1 साल को निकालने का प्रयास करा। एक लाइन मैंने, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपकी हर रील को फॉलो करके उस पर कमेंट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आपने, क्योंकि थोड़ा सा इमोशन से जुड़ा हुआ है ये, कि जब पिताजी कुछ कहते हैं तो कोई कुछ एक लाइन है जो हमारे दिमाग में, जहन में घर कर लेती है। आपने एक पोस्ट में लिखा था कि जब भी कभी ऐसा कुछ लगता है कि ये थोड़ा संघर्ष वाला विषय है, तो उसमें लगता है कि आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। ऐसी वो लाइन जो आपके जहन में हमेशा रहती है, उनकी वो बात हमेशा देखिए, इसमें वो तो उन्होंने खुद ने करके दिखाया। हाँ। मतलब जो है वो बोलने तक भी अपने को सीमित रखने की आवश्यकता नहीं थी। ये सारी बातें वो थी जो इन्होंने स्वयं करी हैं। जीवन में जो चुनौतियां पिताश्री ने देखी हैं वो शायद उदयपुर शहर से, राजस्थान से छुपी हुई नहीं है। लोग अच्छी तरह से बखूबी वाकिफ है उस सोच के साथ में, उस कार्य के साथ में। तो और कहीं ना कहीं उसी से प्रेरणा मिलती है जी। और वो चीज़ हमेशा आपके साथ रहती है। जो आपने शब्द फरमाया, जो आपने जो जुमला आपने जो फरमाया, वो बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं आपके साथ में रहता है और वही आपकी जो है वो हौसलों को जो है वो बुलंद करता है। और आने वाले समय के अंदर जो है वो आपको उन चुनौतियों से, क्योंकि चुनौती बड़ी छोटी नहीं होगी, चुनौती जैसी है उतनी रहेगी। इंसान के रूप में आप उससे बड़े होकर लड़ सकते हो, उससे फतेह कर सकते हो जी। इस 1 साल में आपकी भागदौड़ बढ़ी, हमारी रील बदलती है, हमारी फीड बदलती है और आपकी लोकेशन बदल जाती है। हाउ यू मैनेज, मतलब इतना सब कुछ नहीं, ये अभी भी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आप एक सफ़र से एक कार्यक्रम को करके और आप लौट रहे और मैंने आपको डिस्टर्ब किया और अगले 5 मिनट में आपने नहीं हमें समय दिया। नहीं, देखिए, रिश्ता और प्यार इसी चीज़ का जो है वो हकदार है कि, और आपका और मेरा रिश्ता आज का नहीं है। अपन इतने अरसों से एक दूसरे को जानते हैं। और देखिए, जब अपना कोई दिल से कोई बात को कहे तो जिम्मेदारी उतनी भी मेरी है। अब कितने लोग दिल से कहते नहीं, वो एक अलग बात है, पर आपने जो बात दिल से कही उसका मुझे भी धर्म बनता है कि मैं उस चीज़ को पूरा करूँ। और भाग दौड़ जो है वो ज़िंदगी का पर्यायवाची है। मतलब ज़िंदगी जो है वो भाग दौड़ से बनी। अगर सोचो कि अगर ये भाग दौड़ बंद हो जाए तो मैं कितना बोर हो जाऊंगा। नहीं, पर कईयों को पसंद होता है। या लोग मुझसे परेशान हो जाएंगे कि तुम यहीं बैठे हो और हमारे साथ ही बैठे हो, तंग होंगे तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। तो मेरे मानने में जो है जितना मेरे लिए ये अच्छा है। और आज के दौर के अंदर, आज की उम्र के अंदर अगर इंसान भाग दौड़ नहीं करेगा तो कब करेगा। तो ये मुझे खुशी है। और भाग दौड़ किस चीज़ के लिए होती है कि जहाँ कोई मोहब्बत से बुला रहा है। आपने यहाँ पे भी मुझे मोहब्बत से बुलाया, मैं हाजिर हुआ। जहाँ पे मैं गया था वहाँ पर भी हज़ारों लोगों ने बड़े मोहब्बत से बुलाया, तो मैं वहाँ गया था। तो देखिए, प्यार पाने के लिए कौन नहीं जाना चाहता, किसे प्यार पसंद नहीं और किसे प्यार देना या लेना पसंद नहीं। तो वो बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हिस्सा ज़िंदगी का जो है इसमें इजाफा होता जाए और ये चीज़ जो है वो बढ़ती चली जाए जी। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि हुकुम, कई बार क्या होता है कि आप जो लड़ाई लड़ते हैं दुनिया में, एक लड़ाई होती है बाहर वालों से जो शायद इंसान कैसे भी करके लड़ लेता है, लेकिन वो लड़ाई जब घर और परिवार में हो तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सब इमोशन और आपकी आत्मा और इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल। मतलब ये सवाल मुझे पूछना चाहिए नहीं, मुझे लगता है मैं उचित हूँ या नहीं, लेकिन आप पूछ सकते हैं। जवाब दूँ या नहीं दूँ वो तो मेरे ऊपर है। नहीं, पर देखिए, इसमें भी मैं पिताजी को लाऊंगा जी। और देखिए, अगर संघर्ष किसी ने करा है और अंदर और बाहर की अगर लड़ाई किसी ने लड़ी है तो पिताश्री ने भी लड़ी है।
और जिस कदर लड़ी है, जिस तरीके से लड़ी है, पिता को दिए हुए वचन को किस तरीके से निभाया जाता है, शायद उससे बेहतर पिताजी करके नहीं बता सकते थे। तो एक तो सबसे पहली बात तो है कि बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति होती है। सबसे पहली बात तो ये, अब परिस्थिति किसी व्यक्ति विशेष के अकेले के हाथ में नहीं होती, वो कई कारणों से वो समीकरण बनते हैं और वो परिस्थिति पैदा हो जाती है। पर जब वो परिस्थिति पैदा हो जाती है तो फिर उसे आपको निपटना ही पड़ता है, उसके अलावा आपके पास में और कोई दूसरा चारा नहीं रहता। तो जो चुनौती इस प्रकार की पिताजी के सामने भी अंदरूनी लोगों से जो लड़ाई लड़ने की थी, मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने जिस कदर से उस चीज़ को झेला, जिस कदर से अपने पिता को दिए गए वचन को उन्होंने निभाया, और अंत तक जब उनसे इस चीज़ के ऊपर चर्चा की गई, वो इस सोच को लेकर अपने आप में जो है वो बहुत ही गंभीर थे और उनके हिसाब से जो जितना वो कर सकते थे उन्होंने करने का प्रयास किया। और आज हम बैठकर उन 40 साल को देख सकते हैं, पर वो उन्होंने जिया। तो कहीं ना कहीं उस किताब में से चंद पन्नों को हमने भी पढ़ने की प्रयास करी और उसी सोच को आज हम भी हमारे इस हालात में, इस परिस्थिति के अंदर लागू करने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्णवश। राज परिवार से अगर कोई बात जुड़ी होती तो वैसी बड़ी हो जाती है। बाकी हर घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार में कुछ न कुछ जो है वो अपवाद ऐसे बनते रहते हैं। बिल्कुल। सबक क्या है जो एक आम इंसान को भी मुझे लगता है कि सबक यह है कि सबक कोई सीखता नहीं क्योंकि ऐसा था नहीं कि इतने वर्षों से ये सबक हमारे परिवार में नहीं था। मैं किसी और की क्यों बात करूं, मैं अन्य और किसी का ना तो उदाहरण देना चाहता हूं ना मुझे देना चाहिए, पर जब उदाहरण आपके खुद के स्वयं के पास हो तो उस उदाहरण से दें कि सबक क्या था। सबक ये था कि हम इस नक्शे कदम पे ना चलें, हम इस रास्ते के ऊपर ना चलें, हम ऐसे द्वार जो है वो ना खोलें। और पर कौन क्या सोचता है उसको मैं तय नहीं करता, पर ये चीज़ हो जाती है। और उम्मीद यही थी कि उन सबकों से लोग ये सबक लेते कि हम ऐसा कार्य नहीं करें, पर क्या वो हुआ? नहीं। तो अब जो परिस्थिति है उसको इंसान जितने अपने दमखम से और अपनी सूझबूझ से और तरीके से जितना उस चुनौतियों को संभाल सकता है उसको संभालने का प्रयास करना चाहिए। हुकुम, अब मैं क्योंकि अब आप जो है वो रॉयल परिवार मेवाड़ को अब आगे आप लेकर जा रहे हैं। पिताश्री ने भी हुकुम बहुत सारी चीज़ें की जो मेवाड़ को और यहाँ तक कि हर एक यूथ को, आज के और आने वाले जनरेशन को भी वो इम्पैक्ट करेगा और उनके फ़ायदे जो है वो मिलने वाले। ग्लोबल मैप पे उदयपुर को लाने का जो प्रयास उनका रहा, आपके एक इंटरव्यू की लाइन दोहराता हूँ जिसमें आपने कहा था कि आज हम राजू मंटेना की यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग देखते हैं, यहाँ पर विजय देवरकोंडा की डेस्टिनेशन वेडिंग देखते हैं, हम बड़े राजी होते हैं कि माणा उदयपुर में रॉयल वेडिंग हो रही है, माणा उदयपुर में इतनी बड़ी बड़ी शादियाँ हो रही है। तो आपने कहा था कि पिताजी ने वो समय भी देखा जब लंदन में खड़े होकर उन्होंने पोस्टर बांटा कि आपको आना है उदयपुर। तो जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको कैसे देखते हैं आप? ये मेरे हिसाब से शहर ने इसका बखूबी जवाब दिया है। हाँ। और इस चीज़ को लेकर जो है वो मैं इकलौता व्यक्ति नहीं हूँ जो इस चीज़ को कह सकता हूँ। मेरे हिसाब से मेरे से बेहतर जो परिवार उदयपुर का बना, उदयपुर के शहर का रहा और है, वो जो है वो इसको बेहतर बयान करता है। और जो आपने अपने सवाल में ही अगर आप देखेंगे तो उत्तर दे दिया आपने। अब इसके आगे मैं क्या कहूँ कि मतलब मैं मेरे पिताजी के बारे में कहूँगा तो स्वाभाविक है कि मैं उनकी इस सोच को लेकर, इस कार्य को लेकर मैं प्रशंसा करूँगा। जी जी जी। पर और मैं शायद जितनी करूँगा मैं अपने आप के अंदर फिर भी यही मानूंगा कि मैंने कम करी। पर जब आप लोगों से मिलते हैं, अन्य और दूसरे लोगों से मिलते हैं, और जब ये सच्चाई को कबूलते हैं, कहते हैं, बताते हैं कि भाई हमारे मन में, घर में उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ की अलग जगाई थी, प्रेरणा दी थी और हम इस वजह से इस कार्य को कर रहे हैं, तो उसको सुनकर बड़ी खुशी होती है। विनम्रतापूर्वक उस सोच को स्वीकार करते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ या मैं सोचता हूँ कि पिताजी भी शायद वही चाहते हैं जी, कि और कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए हौसला भी लोगों ने ही पिताश्री का बांधा जी। तो वो भी दोनों तरफा जो है वो ये चीज़ चली कि जितना प्यार मोहब्बत पिताश्री ने लोगों की करी, उतनी ही लोगों ने पुनः उनको वापस जो है वो लौटाई। और शायद वो आखिरी सफ़र का समय ऐसा था जिस दिन
ये सारी कुछ जो है वो चीज़ नज़र आई, वो सारे भाव सब जगह के ऊपर नज़र आए, उसके आगे फिर कुछ बचता नहीं है कहने के लिए। इवॉल्व होना ज़रूरी है, बेशक बदलना ज़रूरी है। जो नहीं बदले वो रहेंगे पीछे, जो बदल गए वो बढ़ेंगे आगे। और मुझे लगता है कि आप जब राष्ट्रीय मंच पर कोई पुरस्कार लेते हैं तो मेवाड़ का नाम सीधा वहाँ तक जाता है, चाहे वो हेलो मैगजीन हो, चाहे वो तमाम जितने भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो। तो यूथ के लिए क्या मैसेज है, इवॉल्व होना कितना ज़रूरी है? नहीं, बहुत इवॉल्व सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। वो सही गलत क्या है वो निर्णय उन्हें लेना है। हाँ, पर क्या ये जरूरी है कि हमें आगे बढ़ना है? क्या हमें चीज़ों को अलग तरीके से देखने की आवश्यकता है? ऐसे नहीं और ऐसे नहीं तो ऐसे, वो एक व्यक्ति विशेष को और एक युवा को करना बहुत आवश्यक है। सवाल अपने आप से पूछना बहुत आवश्यक है, उसका जवाब कहीं ना कहीं ढूंढना और उसको उस तरीके से करना और एक बार देखना वो बहुत आवश्यक है। तो तब मैं युवाओं को कहता हूँ कि सोच को जीवन में कभी इतनी गहरी मत करो कि फैसले कमज़ोर हो। तो सोच को उतनी गहरी करो, दिल दिमाग उतना लगाओ जहाँ आप अपने लक्ष्य के ऊपर राज कर सको। जी। उदयपुर में बहुत सारा पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। अब तक का सफ़र आपने अपनी आंखों से देखा और आप तमाम ऐसे प्रयास भी करते रहते हैं जहां उदयपुर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा मिले। तो क्या पोटेंशियल है जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है? अभी भी ऐसी गुंजाइश आपको लगती है और आप आने वाले समय में उस पर ध्यान देंगे? नहीं, मैं ये कहता हूँ शिक्षा, आई थिंक एजुकेशन बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जहाँ पर उदयपुर कार्य कर सकता है। हब ऑफ एक्सेलेंस बनने के लिए उदयपुर बहुत कुछ काम कर सकता है। केवल पर्यटन तक हम लोगों को सीमित रहना ज़रूरी नहीं है। और पर्यटन ने हमको यहाँ तक पहुँचाया, पहचान दिलाई, पर्यटन का अपना एक योगदान रहा। पर पर्यटन के अलावा और ऐसी क्या दूसरी चीज़ें हैं जो उदयपुर कर सकता है? इसके अंदर सब लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सब अपना योगदान दे सकते हैं। मेरे मानने से अगर आप मुझे व्यक्तिगत तौर के ऊपर पूछेंगे तो मेरी जो दिलचस्पी है, सोच है, वो कहीं ना कहीं कला, संस्कृति और शिक्षा को लेकर है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि उदयपुर जो है आने वाले 30 सालों के अंदर अपने आप की नाम जो है, पहचान जो है वो कला, संस्कृति और शिक्षा को लेकर भी जो है वो बनाए। अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छी कॉलेजेस, अच्छे स्कूल्स जो हैं, अच्छे कला के, संस्कृति के प्रदर्शन के अन्य दूसरी जगहें जो हैं वो यहाँ पर जो है वो खुलें, कि दुनिया से लोग जो है वो यहाँ पर आएँ और उन सोच का जो है लोगों के बीच में जो है वो आदान प्रदान और हो। जी, मुझे लगता है कि ये ऐसा विषय था, ये ऐसा सब्जेक्ट आपने रखा जिसके ऊपर ना तो मेरा कभी ध्यान गया होगा कि यार उदयपुर में ये भी संभावना है। बिल्कुल। आप शिक्षा को लेकर देखें तो आज भी यही है कि उदयपुर से बाहर ही जाना पड़ रहा है। बिल्कुल। आपको उच्च शिक्षा। नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कि केवल उदयपुर के लोगों के लिए नहीं, काम ऐसा करना चाहिए जहाँ से लोग जो हैं देश से हमारे पास में आए। जी, ऐसी एक चीज़ बननी चाहिए कि लोग कहें कि अरे अगर ये वाली कला सीखनी है, इस संस्कृति के बारे में जानना है, इस संगीत के बारे में कुछ सीखना समझना है, तो हमको, और शिक्षा के इन क्षेत्रों के अंदर अगर काम करना है तो हमको उदयपुर चलना चाहिए, क्योंकि उसकी बेस्ट कॉलेज हिंदुस्तान के अंदर या राजस्थान के अंदर उदयपुर में है। उसके सबसे अच्छे गुरुजन जो हैं वो उदयपुर के अंदर हैं, तो उसके पीछे अपनी पहचान हो। जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ताज के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो और एक वो समय भी था जब आपने होटल मैनेजमेंट किया, आपने एक वेटर के रूप में भी काम किया और सब लोग जानते हैं कि आपने शुरुआत उस ज़ीरो से की, वहाँ तक भी आप पहुँचे ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए। उसके बाद इतना लंबा सफ़र, HRH ग्रुप, मेवाड़ डायनेस्टी को आप संभाल रहे हैं। आप क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे जो एस्पायरिंग जो लोग हैं, जो एस्पिरेशन रखते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में यहाँ से उठकर बहुत सारे होटल मैनेजमेंट करने वाले लड़के भी या फिर यूथ जो है वो इस इंटरव्यू को देख रहा होगा, सुन रहा होगा? किसी भी सेगमेंट में हो सर, सेगमेंट कुछ भी हो, जरूरी नहीं हो कि हॉस्पिटैलिटी हो। मेरी दिलचस्पी इस चीज़ के प्रति थी क्योंकि हमने पिताजी को ये काम करते हुए देखा। तो देखिए, अपना हीरो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली, साइकोलॉजिकली, जाने में अनजाने में अपने पिताजी होते ही होते हैं। तो और आप कहीं ना कहीं उस सोच को देखते हैं और पढ़ते हैं, और युवाओं को किसी भी क्षेत्र के अंदर वो काम कर रहे हो। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जो आजकल मैं बढ़ते हुए दौर के ऊपर देख रहा हूँ, और मेरे मित्र भी ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, उनसे भी मैं जिक्र कर रहा था, और मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में युवाओं को अगर कुछ भी करना है, एक चीज़ छोड़ दो जीवन के अंदर, और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भरता होने लग गई है, और वो ये है कि जीवन में कोई शॉर्टकट मिल जाए। शॉर्टकट, लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस वो हमको समझना पड़ेगा। काम करना बिना शॉर्टकट के करना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब खुद को बिना मरे स्वर्ग नहीं मिल सकता। सही बात है। तो आप जब तक स्वयं अपनी मेहनत नहीं करेंगे, फील्ड कुछ भी हो। मेरे को हॉस्पिटैलिटी में तरक्की करनी थी, मेरे को हॉस्पिटैलिटी की बारीकियां समझनी थी, तो जब तक मैं उसके सबसे निम्र स्तर का काम अगर मैं नहीं करता, मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आएगी। लोगों के लिए वो निम्र हो सकता है, मेरे लिए नहीं था। जी जी।
लोग अक्सर उसको उस दृष्टिकोण से देखते हैं, उस सोच से देखते हैं कि एक वेटर का काम करना निम्न स्तर का काम है, क्योंकि उसको उस खांचे में डाल रखा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सबसे ज्यादा आपको शिक्षित करता है। अगर आप होना चाहते हैं तो, समझना चाहते हैं तो, सीखना चाहते हैं तो आपको एक इंसान के व्यवहार के बारे में मालूम पड़ता है। तो इतनी सारी चीजें आपको वो जगह जो है, वो स्थान जो है, वो आपको सिखाती है, और उसके अंदर आपको समय देना पड़ता है। आप सोचो कि मैं इसको 1 दिन कर लूं, 10 दिन कर लूं, महीने भर कर लूं, उससे नहीं काम चलेगा। थोड़ा वक्त गुजारना पड़ता है रूट्स के ऊपर। हाँ, उसके ऊपर जो है वो समय देना पड़ता है, और समय जो है वो शॉर्टकट नहीं हो सकता। जी। अगर मैं टिप्स की बात करूं तो अब क्योंकि आपका पैशन रहा होटल और इन चीज़ों के साथ में रहना और इनके लिए काम करना, तो जो होटेलियर बनना चाहता है, जो इसी फील्ड में, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री उदयपुर की, इसी फील्ड में लेकर कोई काम करना चाहता हो, तो उसके लिए कोई 2-4 टिप्स आपकी तरफ से? नहीं, पैशन जो मेजर नहीं, आपको वापस मैं आपको कह रहा हूँ कि आप क्या कहते हैं, इस किसी भी प्रोफेशन के अंदर आप काम करना चाहते हैं, आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, आप हॉस्पिटैलिटी में जाना चाहते हैं, आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, आप एक पॉडकास्ट करना चाहते हैं, आप हॉस्पिटैलिटी करना चाहते हैं, आप काम कोई भी करिए, उसकी मूलभूत नींव के अंदर जज्बा, जोश अगर नहीं होगा तो कुछ भी मतलब नहीं है। तो वो पैदा चीज वहीं से ही होगी। अगर मैं हॉस्पिटैलिटी करना चाहता हूं तो मुझे इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मैं इसे करना चाहता हूं। जी जी जी। इस वजह से नहीं देखा क्योंकि देख वाला माम। हाँ, क्योंकि अगर ये मेरा पैशन है तो मैं करूंगा, तो मैं इसके अंदर कामयाब होऊंगा। जी जी। मैं इसके अंदर एक बड़ी अच्छी एक उदाहरण मुझे याद आता है। जी। लोग ये कहते हैं कि भाई हम बिजनेस करना चाहते हैं क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा है। अगर आपकी ये सोच रही तो मेरे हिसाब से वो व्यवसाय इतना कामयाब कभी नहीं होगा। जी। अगर आप ये कहते हैं कि मैं इस काम को और इस व्यवसाय को इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इसमें मेरा जज्बा है, जी, पैसा खुद ब खुद चलता हुआ आएगा। पैशन इज मोर इम्पोर्टेंट, मैं ये मानता हूँ। जी। तो टिप्स में अगर आप पूछे तो मैं ये कहूँगा कि कीप द पैशन। जी। एंड पहले वाले चीज़ के साथ मैं इसको जोड़ दूंगा और ये कहूँगा कि वो पैशन के अंदर शॉर्टकट नहीं है, नहीं होना, मेहनत पूरी करो। आपने आज आरजे बोल दिया तो मुझे लगता है कि ये बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट, लोग बड़े हल्के में लेते हैं। आज हमारे जितने भी आरजे लोग हैं, बट आप नहीं, आप इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? आप ताकत सामने वाले आदमी को दे रहे हो आपका आकलन करने के लिए। मैं ये पहले पूछना चाहता हूँ कि आपका सर्टिफिकेट लिखने वाला या रिपोर्ट कार्ड देने वाला सामने वाला कौन? आपको अपना काम पसंद है? मेरे को लोग ढाबे वाला भी बुलाते हैं जी, कर था तो ढाबा चलाओ यार, ढाबा वाला। ठीक है, हाँ ठीक है, वेयर इज द प्रॉब्लम? वो खिला रहे हैं मुझे जी, वो मुझे पैसे दे रहे हैं, वो मेरा पालन पोषण कर रहे हैं, वो मेरे परिवार को बढ़ा रहे हैं? नहीं जी। मैं कर रहा हूँ मेरे सोच से, मेरे पैशन से, मेरे जज्बे से, मेरी मेहनत से मैं काम कर रहा हूँ। मुझे मेरे काम में गर्व है जी, मुझे खुशी है जी, और उसे मैं बड़े शौक से करता हूँ। कहने वालों को कहने दो कि आप ये कहते हैं कि सामने समस्या यहाँ है कि जैसे ही आपने सामने वाले को ये ताकत दे दी, अधिकार दे दिया कि भाई हमारे को तो हल्के में इस आदमी ने ले लिया, इसका मतलब आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, आप उस सामने वाले की दृष्टिकोण के लिए, उसकी सोच के लिए कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसकी वजह से आप कार्य कर रहे हो। इसको कार्य को इस प्रकार से करने से हम कभी भी कामयाबी के शिखर तक नहीं पहुंचेंगे। और अगर ये बात होती तो शायद, अगर लोगों की भाषा में ही कहूँ तो दादाजी ढाबे कभी खोलते ही नहीं। लेक पैलेस होटल का नाम, जो विश्व के अंदर सबसे खूबसूरत होटलों में से या पहली 10 होटलों में से जिसके अंदर जानी जाती है, वो कभी पैदा ही नहीं होती। और ये मतलब आपके चंद पत्रकार दोस्त जो यहाँ पर कैमरे के पीछे जो मौजूद हैं, मैं इनको भी लेकर ये बात आपको कहना चाहूँगा कि अखबारों ने उस दौर के अंदर सबसे पहले बड़े बड़े में ये छापा कि अब आज के राजे महाराजे जो हैं वो जूठे बर्तन धोएंगे। यहाँ से सन 62 के अंदर लेक पैलेस की शुरुआत हुई थी। जी 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 जी। तो अगर दादाश्री चाहते तो उस गाड़ी की दिशा को मोड़ देते, पर उन्होंने कहा नहीं, मेरे को काम तो यही करना है और मैं यही करूंगा। फ्यूचर देख लिया था उन्होंने, उनको अपने ऊपर विश्वास था, उनको सोच के ऊपर विश्वास था, उनको कार्य पे विश्वास था। आपकी एयरबीएनबी तो आज बनी, जी, जी, जी। गेस्ट हाउस तो तभी आ गए। तो ये गेस्ट हाउस की प्रेरणा कहाँ से आई? ट्रू। क्यों किसी ने कहा कि अरे यार हमारा एक कमरा खाली है, अन्य क्यों नहीं मैं किराए पे चढ़ाई दूं यार?
पहले तो नहीं होता नहीं था। होता उसके बाद ये सारी चीजें जब बदली, जी देश आज़ाद हुआ, लोगों ने काम करना चालू किया, व्यापार करना चालू किया, तो ये सारी सोच कहाँ से आई और क्यों आई, क्यों हिम्मत आई, जी कहाँ से आई? जी तो वो भरोसा जो है वो अपने ऊपर रखना बहुत जरूरी है। लोगों का काम है कहना, और मैं और आपको भी ये कहना चाहता हूँ, मैं मतलब जी, जी, आपको मैं अपना समझता हूँ, इसलिए मैं जब अपन दोनों बात कर रहे हैं तो मैं इस बात को कह भी रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ, मैंने अमूमन अक्सर सार्वजनिक मंचों के ऊपर भी इस बात को कहा हुआ है कि मैं सबसे पहले दोस्तों का, बाद में दुश्मनों का पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझे रास्ते पे रख रखा है, और अगर तुम मेरे जीवन में ना हो तो शायद मैं इतना, मेरे अंदर प्रेरणा ना होती, मेरी दिशा और दशा पे रहने के लिए मेरे अंदर इतना शायद जज्बा ना होता। दोस्त क्या करता, अरे वाह कर ले, तो करवारी नहीं इच्छा मेरी, वाह बैठो रहे यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं तारे ला रहा हूँ। सही बात है। अभी आप बोलोगे अरे हमारे यो काम करना, मैं आपको क्या बोलूंगा, अरे नहीं यार बैठो यार, अपन बैठते हैं, चाय पियेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, क्या करेंगे। आप जिस काम पे जा रहे थे, मैंने इसके अंदर आपके योगदान दिया कि मैंने उसके अंदर आपको जो है वो अटका दिया। दुश्मन क्या करता है, दुश्मन कहता है कि बैठ मत, खड़ा हो, सामने चुनौती है, जी 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 निपट उससे, आलस को टांग बगल में और फिर चल आगे। जी जी तो मैं सबसे पहले तो दुश्मनों का जो है वो, मतलब जो है वो, उनका धन्यवाद करता हूँ। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दुश्मन बहुत जरूरी हैं। ट्रू। और जिस मात्रा में होने चाहिए उस मात्रा के अंदर है, तो उतनों का मैं धन्यवाद है। और कि हम जो है वो सही रास्ते पे चलते रहे। मेरी आलस को मैं किनारे पे करूं, दोस्तों को बोलूंगा तुमसे बाद में मिलूंगा, नहीं तो तुम दोस्त किस काम के। अगर मेरी बात को नहीं समझ सकते तो रोटी आज नहीं कल खा लेंगे, आज मेरे काम है, मेरे को निपटाने दो। सही बात। तो ये सोचने की बात है। तो जो आज है, और उन लोगों को जवाब देने के लिए तो आपने अपनी एक एनर्जी को पॉजिटिवली एक दिशा के अंदर धकेला है। जी। आपके नकारात्मक ऊर्जा जो आपकी तरफ आ रही है उसको आपने सकारात्मक बनाकर एक दिशा दी है, और उस चादर को ओढ़कर आप चल रहे हो। नॉट बिकॉज ऑफ एनी प्रेशर, जी जी, नॉट बिकॉज कि आप किसी के प्रति जवाबदेही हो। जी। आपके अंदर जो थोड़ा गैर अनुशासन अगर कहीं घुस रहा है, तो उसको अगर आप बाहर निकालते हो, और उन चीज़ों के अंदर ये आपके जो लोग आपके हितैषी नहीं है वो उसको, उसके अंदर आपकी मदद कर रहे हैं, तो उसमें खराबी क्या है? अच्छी बात है, धन्यवाद है, स्वागत है उस चीज का, और उसको मैं मेरे जीवन का, दिनचर्या का हिस्सा बनाऊं। जी। एक अनुशासन जीवन जो है वो मैं जीऊं। जी। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके केस में तो मैंने हमेशा नोटिस किया, क्योंकि इतने सालों का तजुर्बा है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वक्त चला जाता है, रुकता नहीं है। बिल्कुल। और उस वक्त पे आप अगर वहाँ नहीं रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना कि मतलब वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। और कहने की बात ये भी, एक दौर था जब घड़ियां किसी के पास नहीं थी पर वक्त सबके पास था। जी। आज घड़ी सबके पास है, वक्त किसी के पास नहीं है। तो आज सबसे ज्यादा कीमती कमोडिटी कौन सी हुई? वक्त। उसको मैं कैसे खर्च कर रहा हूं? आप पैसे को खर्च करने के बारे में तो 1000 बार सोचते हो, वक्त को खर्च करने से पहले नहीं सोच रहे हो। क्यों? मैं परिवार को दूं, मैं कार्य को दूं, मैं सफलता को हासिल करने के लिए दूं, मैं अपने लिए दूं। ये वो और पैसा तो ऐसा है कि आज है, कल वापस आ सकता है और जा सकता है। पर वक्त एक बार चला गया, वो खर्च है, वो वापस नहीं आएगा। जी। उसको तो ऐसी एक पेश कीमती चीज जिसका कोई मोल नहीं है, उसको हम मतलब मान नहीं रहे। तो ये तो हमारे को सोचना है, और ये तो लोगों का धन्यवाद कि आप हमारे को इस कदर तक का एहसास करवा रहे हो। बहुत आभार है आपका। आपके इस जवाब में मुझे लगता है कुछ लोग जो क्योंकि मैं पब्लिक के बीच में घूमता रहता हूँ, जो लोग ये बात करते हैं कि किस बात की मतलब आप महलों में बैठकर आराम से एसी में बैठ सकते हैं, आप राज परिवार से, वो बात सही है। तो इनको किस बात की वो हड़बड़ी है या क्या है जो इतना जाना, इतना घूमना, 24 घंटे हर जगह दूसरी जगह पहुंचना? तो मुझे लगता है कि वो वक्त का इस्तेमाल है। नहीं, उसके अंदर वो दूसरी पीढ़ी पे है। अगर आप इस दृष्टिकोण से देखते हो तो पहला दृष्टिकोण नहीं है, ये दूसरी दृष्टिकोण पे। पहला दृष्टिकोण वचन है जी, जो बापा रावल ने हरित ऋषि को दिया। अच्छा जी, सीधी गणित जी। उस वचन के बीच में कुछ भी नहीं आता है। जी। दोस्त, यार, परिवार, सहूलियत, पैसा, महल कोई मायने नहीं रखता है। आप उस वचन से बद्ध हैं, और ये उसका स्वरूप है कि आप उस जीवन को जी रहे हो। ये तो
वो जो है वो उदाहरण है जी। कि मैं समय ढंग से करूं, जी। क्योंकि आज की तारीख में लोग इन चीजों के बारे में नहीं सोचते। इस वजह से मैंने दूसरी पीढ़ी से आपने जो सवाल पूछा तो मैंने जवाब उसका वहां से दिया जी, जी। कि नहीं, आपका वक्त अच्छी तरह से खर्च करें, जी। सही लोगों के साथ उठे बैठे, कोई नेगेटिव चीज हो रही है तो उसको पॉजिटिवली आप उसको कन्वर्ट करें, तो वो उस तरीके से है जिससे कि आप अपने जीवन को जिएं। जी। बट दैट इज वो कारण नहीं है मेरा, वो मेरी प्रेरणा नहीं है। जी। मैं उससे बंधा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को उन चीज़ों का असर नहीं है, क्योंकि मैं मेरे लक्ष्य पर तय हूँ। जी। और लक्ष्य यह है कि जो पूर्वजों ने जो दिया हुआ वचन है उसका मेरे को निर्वाह करना है, उस रास्ते पर मुझे चलना है और मेरे पुरखों का नाम मुझे रोशन करना है और आने वाली पीढ़ी के लिए मुझे एक उदाहरण छोड़कर जो है जाना है, जैसे मेरे पहले पूर्वज मेरे लिए छोड़कर चले गए। तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में जबान की कीमत नहीं रही हो वो एक अलग बात है, लोग माने ना माने वो उनकी समस्या है, पर हमारे लिए वो चीज़ बदली नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तब लोग कहते हैं ना पुरानी परंपराओं, पुरानी कौन सी परंपरा, पुरानी परंपरा का जो आज की तारीख में जो है वो वचन के प्रति जो है हम लोग बद्ध हैं। आज हम लोग इतने सारी चीज़ों का निर्वाह जो करते हैं, संस्कृति का जो निर्वाह जो करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम वचनबद्ध हैं। आज हम एक घोड़े की पूजा क्यों करते हैं? आज हम जो है वो गाय की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पीढ़ियों से जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, लोग कहते हैं देखो यार कसा जीवन में कसा सदी में जी रहा है। जी। दुर्भाग्यपूर्ण है उनके लिए, बट वो उनकी सोच है। ठीक है, मैं मतलब उस चीज के बीच में नहीं आना चाहता, बट जो मेरे पुरखों ने जो जबान दी है, जो वचन दिया है, जो कार्य किया है, उसका इन चीजों के ऊपर जो प्रभाव है, असर है, और जो धन्यवाद मुझे ज्ञापित करना है, और जो आज इस 21वीं सदी के माध्यम से जितना मैं कर सकता हूं मुझे करने का प्रयास करना है। चुनौतियां तो सबके सामने आई ना जी, परिस्थितियां तो सबके सामने आई जी। और हार जीत इससे तय नहीं होती कि साहब कौन हारा कौन जीता। हार जीत इससे तय होती है कि सीने पे गोली किसने खाई और पीठ पे किसने। सत्य। तो हमारे को उस वचन के प्रति 24 घंटे 365 दिन आजीवन सतर्क रहना है और उसके प्रति हमको काम करना है कि हमारे पुरखे जो हमसे उम्मीद करके गए और अपने से पहले अपने कुल के गुरु को जो वचन दे के गए हैं उसका हमें निर्वाह करना है। जी। इस बार MMCF अवार्ड भी हुआ, एक बार फिर से पैलेस की ओर दुनिया की निगाहें जो है वो खिंचकर आई। जी। तो ये एक ऐसा अवार्ड है, मतलब मुझे लगता है कि उदयपुर की धरती पर होता है और राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है। 40-45 सालों का बड़ा इतिहास है इसका। कैसा अनुभव रहा? शानदार, बहुत बढ़िया। और वापस यही है कि ये दिए हुए वचन का निर्वाह करना था। जो कार्य इतने अरसों से चलते हुए आ रहे थे उसे और बेहतर करने का प्रयास करने का था, जिससे कि जो हमारे पूर्वज जो छाप छोड़ गए, जो काम कर गए, उसी लकीर को लंबा करने का एक प्रयास था कि भाई जो सोच उन्होंने शुरू करी, जो सोच हमारे को वो देकर और सौंप कर गए, उस सोच को हम लोग जो है वो आगे बढ़ाएं। और मैं मेरे पूरे जो है उदयपुर राजमहल का जो है सारे पूरे परिवार का जो है वो मैं बहुत हज़ारों लोग जो यहाँ पर काम करते हैं उनका सबका जो है वो मैं धन्यवाद करूँगा कि कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने मेरा सहयोग किया, मदद करी कि इस आयोजन को, अलंकरण को एक कामयाबी के शिखर तक जो है हम लोग पहुँचा सके। और जो नज़रें देख रही थी, चाहे वो इस दुनिया से देख रही हों या इस दुनिया के बाहर से, वो खुश हुई हों। जी। इस बार उन्हें अच्छा लगा। जी जी। एक नए अवार्ड की शुरुआत भी इस एडिशन के साथ में हुई है, जिसको आपने डेडिकेट किया है पिताश्री को। अरविंद सिंह जी मेवाड़ अलंकरण, इसके पीछे की क्या सोच थी? नहीं, सोच जो अभी तक आपने जितने भी सवाल पूछे वो अच्छा कि आज की तारीख के अंदर वो व्यक्ति विशेष उदयपुर के लिए इतना काम करके गए जो आज की तारीख में दुश्मन भी मानता है। मतलब अगर आप ही की पहली बात को मैं कहूँ तो देखिए, सब लोग मानते हैं कि जो काम पिताश्री आज उदयपुर के लिए करके गए वो काबिले तारीफ है। ये मैं नहीं कहता हूँ, लोग कह रहे हैं। मैं बेटा हूँ, मैं कहूँगा, बट मेरी बात की मतलब स्वाभाविक है, जैसे मैंने पहले कहा। अन्य और दूसरे लोग कहें उस बात को तो अच्छा लगता है, जो प्रेम करने वाले हों वो कहेंगे, जो नहीं करने वाले हैं वो भी कहते हैं, तो भी अच्छा लगता है। इंसान है, जज्बात से बने हुए लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है। तो वो जो कार्य उन्होंने किया किसी संस्था को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर जिन्होंने इस क्षेत्र के अंदर जो है वो काम किया है, उसे नवाजने का जो काम है वो इस बार जो है वो प्रथम साल के अंदर पिताजी के प्रति समर्पित करने का सभी लोगों का एक सोच आई। और अगर आप मेरे से अगर हकीकत पूछें तो जो हमारा यहाँ का परिवार है उन्होंने इस सोच को पटल पर रखा। तो जब उन्होंने इस सोच को जब पटल पर रखा तो मुझे भी हौसला मिला। कहीं ना कहीं ये जज्बात, ये सोच मेरे भीतर भी थी, मेरे ये भाव मेरे मन में भी थे, पर जब
सब लोग एकत्रित होकर एक बात को बोलते हैं, कुछ कह देते हैं, कुछ मन में रख लेते हैं। और इस मामले में ये सोच मेरे मन में थी, पर जब यहाँ के परिवार ने आकर मेरे को कहा कि नहीं, ऐसा हमारे दिल दिमाग में चल रहा है, ऐसी हमारी सोच है, ये हम करना चाहते हैं, आपका क्या है, तो फिर सारी चीज़ें, भावनाएं और सोच जो है सकारात्मक तरीके से जुड़ी, मिली, और हम फिर यहाँ पहुँचे जहाँ आज देश और दुनिया ने देखा। आपका पिछला 1 साल का सफ़र, इससे पहले भी की भी मैं बात करूं तो आपका फिज़िकल जो परिवार है वो तो है ही बड़ा। आप हज़ारों लाखों लोगों के सामने जाते हैं और आप उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपका जो सोशल मीडिया परिवार है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। मैंने तो फिगर भी बताया है क्योंकि मैंने इतना इंटरव्यू किया है। मैं वो 500K पर था, फिर मैं 1 मिलियन पे भी गया, उससे भी ऊपर पहुंचा। तो मुझे लगता है ये जो परिवार बढ़ रहा है इसका बड़ा रोल। नहीं देखिए, नहीं बिल्कुल मैं मानता हूँ। देखिए, डिजिटल परिवार का भी बहुत बहुत आभार। और एक दौर था जहाँ इन चीज़ों को अलग दृष्टिकोण से और सोच से देखा करते थे, पर आज की तारीख में ये भी ज़रूरी है और बहुत लोगों को दोनों तरफा बात करने का मौका मिलता है और उस चीज़ की खुशी है। और मैं बेशक मेरे सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, उनका सबका जो है वो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जितने कमेंट्स आते हैं शाम को बैठकर जब देखने का मौका मिलता है, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ता हूँ मैं। कोई सोचता होगा कि मारो कमेंट तो नहीं पड़ेगा। नहीं, अब देखिए, लाखों की संख्या के अंदर, करोड़ों की संख्या के अंदर लोग आकर देखकर जाते हैं। सारों को पढ़ना मुमकिन भी नहीं होता, झूठी बात मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ, जब कोई पोस्ट डाली है उसके नीचे के कोई कमेंट है, ज़रूर शाम को बैठकर सरसरी निगाहों से मैं ज़रूर देखता हूँ, बहुतों के जवाब भी देता हूँ और बातचीत भी करता हूँ। जितना मुमकिन हो पाता है वो मैं करने का ज़रूर प्रयास करता हूँ। नाउ रियल लाइफ इज़ मोर बिकमिंग रियल लाइफ। लोगों के लिए स्कोप हो गया है ये। बिल्कुल, नो डाउट। इसका सही तरीके से यूज़ मतलब नहीं, इसका यही है कि गुलाम नहीं बनना है हमको। हाँ। ये आज की तारीख में समस्या ये है कि हम इस हथियार के गुलाम बन चुके हैं। शैलेश लोढ़ा जी की बहुत अच्छी लाइन है कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी, जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। तो वो जिंदगी कहीं ना कहीं जीने की आवश्यकता है। और लोग कहते हैं ना, बिल्कुल सही कहते हैं। मैंने अगले दिन में एक डॉक्टर साहब से मिला, मैंने कहा भाई मेरा और किताबों का रिश्ता जो है आपसे ज़्यादा करीबियत कर रहा है। उन्होंने कहा भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, आपने मतलब जो है किताबें तो हमने 24-24 घंटे में से 25-25 घंटे पढ़ी हैं। मैंने कहा इतना रिश्ता तो करीबियत का आपका भी नहीं रहा होगा जितना मेरा रहा है। उन्होंने कहा बताओ। मैंने कहा मैंने उनको चेहरे पे ढक के सोने का आनंद लिया है। मैंने कहा वो आपने कभी नहीं किया होगा। मैंने कहा अब आप बताओ मेरे को लैपटॉप और मोबाइल को चेहरे पे रख के सो के। तो उन्होंने कहा हाँ भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा मेरे को पन्ना नंबर पूछ लो, उसकी खुशबू बयां कर दूंगा मैं आपको। तो कहने की बात ये थी कि तो लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं, हमारे को कहने का तात्पर्य यह है इस माध्यम से, इस उदाहरण से, कि हमको कहीं ना कहीं ज़िंदगी के प्रति लोगों के साथ बैठना, इस तरीके से बात करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। 4 लोग एक मेज़ पर बैठे ज़रूर हैं पर वो देख सब नीचे रहे। ट्रू, सत्य। तो ये कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है जी। और ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम अंदर से नहीं चाहेंगे। तो वो चीज़ एक, और इसके बारे में कॉन्शियस रहना, सतर्क रहना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। और परिवार के साथ में बैठें और जितना एक दूसरे से बात कर सकते हैं उतने बात करने का प्रयास करें। ये एक 21वीं सदी का यंत्र है जिसका हमारे को सदुपयोग करना चाहिए। और जब तक हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं तब तक ठीक है, जब तक ये हमारा दुरुपयोग नहीं कर रहा। वेरी ट्रू। तो वो बैलेंस हर आदमी को अपने ज़िंदगी के अंदर लाने की आवश्यकता है। आपकी हर दूसरी रील वायरल होती है, मेरी नहीं होती है, आपकी तो होती है। तो क्या एल्गोरिदम यूज़ होता है उसमें? मतलब अरे सच्चाई का जो हम कर रहे हैं, हम लोग कोई काम ऐसा नहीं करते हैं कि और यो चढ़ाई दूंगा तो ठीक रहेगा। हम जो कर रहे हैं उसको चढ़ा देते हैं, वो चढ़ा देते हैं। हम कुछ चढ़ाने के लिए नहीं कर रहे। जी जी जी। जो मतलब आज आपके साथ बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं क्योंकि हम आपसे बात करना चाहते हैं। जी जी। तो अपनी इच्छा है कि हम बात करें और अब इसको चढ़ा देंगे जी, तो ठीक है। बट ये इसलिए नहीं हो रहा है कि हम इस चीज़ को चढ़ाना चाहते हैं। तो वो ये फ़र्क है जी, जी। मतलब लोग कहीं ना कहीं इस आर्टिफिशियल या इस नकली दुनिया के अंदर सच्चाई को ढूंढ रहे हैं उस आर्टिफिशियल दुनिया के माध्यम से। तो हमारे को जितना लोगों को हम उस सच्चाई के करीब लाएंगे, जितना उनको वो चीज़ें दिखाएंगे जो वो लोग नहीं देख रहे हैं अपने आजू बाजू में, जो कि एक ऐसी चीज़ हो कि हाँ भाई भाव असली सच्चे वाले कहाँ हैं, तो वो अपने आप उससे जुड़ जाते हैं जी। और अगर आप उसको सच्चाई से करोगे तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अक्सर लोग जो मेरे परिचित है, जाने वाले जो है फ्रेंड्स लोग,
एक फ़ोटो तो करवा दें मेरी मानस कुमार साहब के साथ में, श्री जी हुजूर के साथ में एक मेरी फ़ोटो हो जाए। आपको अप्रोच करना ईजी है क्या? आप बताओ। मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन लोग जो सोचते हैं कि अरे आप आना तो कर दीजिए। नहीं, इसका सवाल का जवाब आप भी दे सकते हो। आप मेरे को कितने समय से जानते हो? मैं अब ये तो सवाल मैं क्यों, अब मेरे को लगता है कि इंटरव्यू का पैटर्न बदल देना चाहिए। अब मुझे सवाल पूछना चाहिए। अब मुझे बताओ कि आप फिर मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से। नहीं, कितने साल हुए अपने को जानते इट्स हो? बीन 10 years आराम से। हाँ। अब 10 साल में आपने मेरे को कितनी बार अप्रोच किया, आपने मेरे को कितने बार मैसेजेस किए और मैंने आपको कितनी बार जवाब दिया, और आपको और मेरे को मिलने में कितनी बार समस्या आई, ये बताओ। तुरंत मैसेज गया, जवाब आया। और अगर अब लोग जो है वो बोझ पता नहीं किस चीज का अपने आत्मा पे, दिल दिमाग पे, शरीर पे, छाती पे लेकर बैठे रहे, तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ जी। जिन्होंने किसी से संपर्क ही नहीं किया हो जी कि मारे तो वंडो मलनो, ठीक है, वंडो किदो कही था, अब वंडे पूछो कई, बोलिए कहीं नहीं। પછી उन्हें पूछो कई तो किदो होएगा, बोले कि हाँ, बोले कई कि मुंह होचियो, तो होचवारे बात तो कई किदो, कहीं नहीं। अबे तो होचवारे बात अगर कहीं नहीं किदो तो પછી હવે मैं मुंह कहीं करूं जी। थारे पास यो यंत्र है ने काढ़ दबा, कोई तो थने कटे ना कटे तो कोई ना कोई तो मिलेगा, कोई रास्ता मिलेगा, जरिया मिलेगा, और मेहनत तो करनी पड़ेगी ना साहब। आप किसी से मिलना चाहते हो, आप किसी से बात करना चाहते हो, तो प्रयास तो आपको करना पड़ेगा ना। आप पहले ही इस चीज को लेकर सोचकर बैठ जाओ कि माने वड़ाऊ मलनो है, माने वड़ाऊ यो करनो रंडो करो कहीं नहीं, तो बचे तो आप कटे जीवन में ही कटे नहीं पूगा वाला, मने तो छोड़ो यार, तो ख्याली पुलाव से तो बाहर आना ही पड़ेगा। आपको जब मुझे मिलना था तो आपने कुछ तो प्रयास करे होंगे ना। बिल्कुल। और फिर आपने भी कुछ 2 कदम लिए होंगे, तो शायद 2 कदम मैंने भी लिए होंगे, अगर 2.5 नहीं लिए हो तो। तो कहने का मतलब यह है कि ये 2 तरफ का जो है वो एक रिश्ता बनता है, और जो लोगों को ख्याल बनाना है वो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता, और वो बोझ मैं नहीं ले सकता। जी जी जी। आपका और अब आप किसी की फोटो मेरे साथ नहीं करवाओ तो उसका तो अब मैं क्या करूं? क्योंकि आपने अभी तक जितने सुनने वाले ये सुन लेना, एक बार भी मेरे को इतने सालों के अंदर एक के लिए नहीं कहा कि मेरे को एक मेरे दोस्त की फोटो खिंचवानी है। तो कल को अगर ये आकर ये कहें कि हाँ मुंह बोलियो पर हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये निहायती झूठ है ही। तो मैं अभी इस चीज को क्लियर कर दूं कि मतलब एक बार भी मेरे पास में कभी भी ये डिमांड नहीं आई है कि मारो बहुत ही करीबी मलवा वालों है और अंडे ला रहे, तो एक बार फोटो तो खिंचानी पड़े या चाय तो पीनो ही पड़े। ये रिक्वायरमेंट आज दिन तक कभी नहीं आई है। मैं तो चाहूँ 3-4 बार और बोल तो मैंने मजा आएगा। नहीं, मैं क्यों बदनामी झेलूं जब मुझे पता पड़ गया कि ऐसा मसला पीछे कुछ चल रहा है। और मेरे को ये जरूर आया है कि मैं बैठा हूँ, फ्री हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, बहुत टाइम हो गया, चाय नहीं पी है, तो मैं कहता हूँ आ जाओ। वो जरूर हुआ है, पर किसी और के लिए नहीं हुआ है, स्वयं के लिए जरूर हुआ है। तो ये चीज जो है वो गलत सही सवाल, सही है। हाँ नहीं, वो आप जानो, गलत सही में मैं नहीं पढ़ूंगा, वो ये तय कर लेंगे लोग जो पीछे बैठे हैं, पर या जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहां कहीं पे भी, पर जो बात सही है वो सही है। अभी अचानक आपको वापस मेरी याद आई कि नहीं मिलना है मुझे, तो ये भी कुछ 24-48 घंटे पहले कहाँ गया लोकेश, आपने हाँ ये इसकी डिमांड की कितनी देर पहले दी, जरा बताओ तो सही। जी डिमांड तो थी। हाँ नहीं, डिमांड तो थी, पर कितने दिन पहले आपने कहा? मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपने मेरे को कोई ऐसा बरस बीत गए। हाँ मतलब चंद कुछ दिन जरूर हो सकते हैं कि हाँ भाई मारे मलनोन मारे बात करनी है। आपको तो ये है कि भाई मारे अटक ख्याल आयो तो वो प्रकट बनो चाहे। मैं वो पहले वाला हूँ, ख्यालों में चलते हैं। तो जो ख्याली बुलावे मेरे पकते पकते रह जाते हैं शायद। नहीं, पर अभी तो बढ़िया। कितना दिन पहले आई अंडर रिक्वेस्ट? हाँ 3 दिन हुए, ये देखो आप। अब ये तो मैंने तो किसी को जाकर पीछे जाकर तो कहा नहीं ना कि भाई अरे तुम यो जवाब दे दीजिए। अब 3 दिन पहले आपने कहा आज अपन मिल लिए, बिल्कुल, इससे बेहतर और मैं क्या करूं? आप मेरे को बताओ। सारे सवालों का संपूर्ण जवाब। आपका अचकन और कुर्ता इज बिकमिंग ट्रेंड राइट नाउ। मतलब आपका कौन डिजाइन करता है कपड़े? हमारे यहाँ मतलब घर के अंदर पीढ़ियों से लोग बैठे इसी काम को कर रहे हैं। ये जो है इसको डिजाइन कोई नहीं कर रहा, इसको सोशल मीडिया डिजाइन कर रहा है। क्योंकि लोग क्या हो रहा है कि इसको ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं। पहन तो हम ये अरसों से रहे हैं, पर पॉपुलर अब हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों की नजर जा रही है। जी 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 जी। अब मैं आपको बचपन की भी खूब तस्वीरें दिखा दूंगा जिसमें मैं कुर्ते पजामे में हूँ, पर ट्रेंड में तो अभी आया क्योंकि आपने अब डिसाइड किया है कि मैं इंटरव्यू कर लूं और इसमें मैं ये नजर में आ जाऊंगा, तो उतने ज्यादा लोगों तक ये पहुंच जाएगी, लोग इसको पहनना चालू कर देंगे। और अपनी संस्कृति है, शान से पहनो साहब, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है?
आपका फेवरेट मतलब कंफर्ट बिल्कुल मेरे को इससे मतलब कंफर्टेबल और कोई चीज़ लगती ही नहीं है जी। बहुत आनंद रहता है इसमें। आप क्रिकेट भी खेल सकते हो, मोटरसाइकिल भी चला सकते हो, खाना भी पका सकते हो, दूसरे काम ऐसे हैं जो फोन कैमरे के ऊपर बोल नहीं सकते वो भी कर सकते हो, सारे काम हो सकते हैं। यू आर टोटली फ्लेक्सिबल एंड कंफर्टेबल इन डूइंग एवरीथिंग इन दिस आउटफिट। मोर थोड़ा पर्सनल फिटनेस के लिए क्या करते हैं? आई मीन बिकॉज इतना बिजी रहना, तो आप निकालते हैं समय, कुछ समय वही ऐसा वाली बात fitness- है। देखिए ये आपको अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि अब देखिए भगवान की दया से जगह इतनी में चलता फिरता खूब हूँ, तो लॉट ऑफ वॉकिंग। और दूसरा ये कि मतलब जो आपके मेज से जो आपके मुखारबिंद में जो जाता है उसे आप तय कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें मैं ज़रूर कंट्रोल करता हूँ क्योंकि ये मेरे बस में है और मेरे को करनी चाहिए और ये अनुशासन मेरे अंदर होना चाहिए। तो जितना मैं चल सकता हूँ मैं चलने का प्रयास करता हूँ। मेरे लिक्विड डाइट मतलब पानी, छाछ, गर्मी में केरी का पानी, इन चीज़ों को मैं ऊपर रखता हूँ। और लेट खाना जो है और इन चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकते हैं कोशिश करते हैं। और कितना खाना है स्वार्थ में और कितना खाना है आवश्यकता में, इसको तय करना पड़ता है। तो ये है फिटनेस रिजीम। बाकी मैं आउटडोर एक्टिविटी वाला आदमी हूँ। मैं मतलब अन्य किसी एक एसी वाले कमरे में जाकर कोई और कार्य करने के लिए जो है उसके सोच के साथ में मैं इतना सहमत नहीं हूँ। पर हाँ, आप मैदान में जाओ, खेलो कूदो, कोई स्पोर्ट खेलो, ग्राउंड पे जाओ, चलो, भागो दौड़ो, बच्चों के साथ में खेलो, ये सारी एक्टिविटीज़ का मैं बहुत प्रशंसक हूँ। जी जी। तो आई मीन प्राणायाम, योगा, ऐसी कुछ चीज़ें हैं शेड्यूल में कभी कभार समय मिले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ब्रीदिंग के लिए ज़रूर, ब्रीदिंग के लिए ज़रूर। यस, योगा मतलब नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस बट एक्टिविटी स्पोर्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। यस जी जी। अब मैं आऊँगा, जब मैं लास्ट बार आपसे मिला तो मैंने आपको बधाई दी थी आपके जन्मदिन पर। एक और रिकॉर्ड हुआ, 10+ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये 10 बन गए, अब आने वाले समय में और बनेंगे, तो गिनीज का भी एक रिकॉर्ड बनाने का ख्याल तो आपके मन में नहीं है? नहीं, आप लोगों के सबके जो है वो मुंह में घी शक्कर, ये जो प्रेम प्यार जो देखिए कहीं ना कहीं ये साल के अंदर एक बार करने का जो है इत्तेफाक जो शुरू हुआ वो केवल लोगों को प्रेरित करने के लिए। और किस चीज़ के लिए प्रेरित करने के लिए? कि समाज के लिए हम लोग कोई ना कोई काम करें। बस, क्योंकि आपका हर रिकॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं सोशल कॉज के लिए होता है। तो मेरा यही रहती है कि भाई इससे कोई अगर प्रेरित होता हो तो रिकॉर्ड फॉर अ कॉज। ये बीज जो बोया गया या ये जो चीज़ करी गई या इसके पीछे का जो उद्देश्य था वो यही था कि कोई भी कार्य करो तो जिसमें किसी और का भी साथ में भला हो। और गिनीज का कार्य मतलब ये है कि तादाद की बात आ जाती है। तो एक फॉर्मूला है लाइफ में जो मैं फॉलो करता हूँ जिसको कहते हैं GGGN फॉर्मूला। एन, हाँ, ट्रिपल जी एन। वो बेसिकली स्टैंड करता है लाइफ में फॉर द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। जीवन में कभी भी कोई भी काम करो तो ये काम करने का प्रयास करो कि सबसे पहली बात तो ये कि पहला कदम जो हो वो सर्वोच्च अच्छे के लिए हो। और अगर वो कार्य आपका सर्वोच्च अच्छे के लिए है तो फिर दूसरे कदम पर वो सबसे ज्यादा सर्वोच्च तादाद के लिए होना चाहिए। कि इफ यू आर डूइंग एनीथिंग इन लाइफ, डू इट फॉर द ग्रेटेस्ट गुड। एंड देन उसको जो है बांध के मत रखो। वो जितने लोगों तक आपका कार्य, अच्छा कार्य लोगों तक पहुंच सकता है या पहुंचा सकते हो उसे पहुंचाने का प्रयास करो। तो ये रिसेंटली हेलो मैगजीन ने भी आपको एक अवार्ड से नवाजा है। मतलब बॉलीवुड और हम FM पे बड़ी बातें करते रहते हैं, उनके लिए तो क्रेज़ है। हेलो मैगजीन का अवार्ड मिल गया तो मतलब काफ़ी बड़ी बात है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, मेरे लिए ये वाला तजुर्बा एक अलग मायने रखता है। ये मेरे पिताजी को भी मिला था। अच्छा, हाँ, अरे वाह। हेलो हॉल ऑफ फेम जो है वो पिताजी को भी उनको भी नवाजा गया था। और मैंने मेरे स्पीच में भी उस टाइम पे भी इस बात को कहा जब मुझे ये अवार्ड मिला कि कहीं ना कहीं जब आप उस अलंकरण को पिताजी के नाम से लिखा हुआ देखते थे ना तो आप मन ही मन कहीं ना कहीं सोचते थे कि यार आपनो नंबर कद आएगा, आपने कहीं मिलेगा, आपने कहीं करना पड़ेगा। और आज जब इतने वर्षों बाद जाकर जो वो अलंकरण या सम्मान आपको मिलता है तो एक खुशी ज़रूर होती है। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ, दुनिया, देश, हम लोग भी उसी दिशा में चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं जिसके अंदर लोग कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी पिताजी की छाप देखते हैं। जी। आप जब जाते हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं देखने को मिलती है, तो इतना जो प्यार है, एक कॉमन मैन की तरह ही जानना चाहता हूँ कि इतना जो प्यार है या तो नेता को मिलता है या अभिनेता को मिलता है। राजकुमार, राज परिवार के किसी व्यक्ति को कम देखा हुआ है ऐसे इतने लाखों की संख्या में उमड़ी हुई भीड़। हम कैसे देखें आपको?
मतलब कौन से रोल में देखे आपको? नहीं, ये जो मैंने मतलब पूरी तरीके से आप पे ही छोड़ रखा। ये शायद सवाल का जवाब देने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। लोग किसे कैसे देखते हैं वो उन्हें तय करना है। मुझे क्या करना है वो मुझे तय करना है कि मुझे कार्य करना है, मुझे परंपरा का निर्वाह करना है, मुझे लोगों का जो है वो काम करना है, मुझे लोगों की जो है वो मदद करनी है। मैं मेरे कार्य से, मेरी संस्कृति से, मेरी धरोहर से, मेरी जगह से, मेरे नाम निशान और नमक से मैं बंधा हुआ हूँ। मैं वो काम कर रहा हूँ। लोगों को कैसे देखना है वो लोगों को तय करना है। जी, पहले तो राज ही आपका ही हुआ करता था, सारे मंत्रालय आपके ही हुआ करते थे, चाहे वो क्रीड़ा हो, चाहे वो पर्यटन हो, वाणिज्य हो। अगर मैं थोड़ा सा बैक चला जाऊं और आप वहाँ मौजूद हैं, तो कौन सा मंत्रालय है जिसको आपको लगता है कि ये बड़ा मेरा अच्छा विषय, मतलब वो तो क्योंकि मैंने तो सबको करना, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगा क्योंकि मेरी रुचि है? नहीं, मैंने जैसे आपको कहा, आपने कहा ना कि उदयपुर को, मैं कहता शिक्षा। हाँ, प्योरली आउटराइटली मैं शिक्षा को लेकर जो है, क्योंकि देखिए व्यक्ति अगर शिक्षित होगा तो समाज शिक्षित होगा, समाज अगर शिक्षित होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग, देश प्रदेश शिक्षित होगा। कहते हैं ना कि इंसान इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, और देश से एक दुनिया बनती है। और अगर हम वो दुनिया अपने देश की बनाना चाहते हैं तो वो शिक्षा के अलावा और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो एक महिला हो, शिक्षित होना हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो अगर मेरे को किसी चीज़ पे ध्यान देने की दिलचस्पी है, मुझे शौक है, मैं चाहता हूँ कि कोई कार्य हो, तो वो शिक्षा को लेकर। मैं सारी चीज़ें छोड़ देता, मैं शिक्षा को लेकर ध्यान देता। जी जी। अगर आने वाले समय में, जिसके कयास लगाए जाते हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में किसी राजनीतिक पार्टी के साथ हम आपको जोड़ के देखें, तो वो शिक्षा होगा मंत्रालय, जहाँ मतलब नहीं, देखिए, मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज भी मैं हज़ारों बच्चों को शिक्षित करने के लिए मेरा योगदान है। आज कम से कम 2500 बच्चे जो हैं वो सीधे रूप में हमारे 2 विद्यालयों के अंदर पढ़ रहे हैं। जी। तो आज मैं उनके ऊपर एक असर ला पा रहा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब हमारे विद्यालयों के अलावा जो हम लोगों ने महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से, चाहे वो बालिका पाठशाला हो, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन हो, तो महिला सशक्तिकरण का कार्य हो, वो काम भी हम हज़ारों की तादाद के अंदर लोगों को महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से छू पा रहे हैं। वो आज की तारीख में किसी मंत्रालय से हम कम नहीं मानते। जी। वो हमारा योगदान है जो हम कर रहे हैं। और ये हमारी मतलब भाग्य समझ लीजिए, सौभाग्य समझ लीजिए, खुशनसीबी समझ लीजिए कि हम उस दिशा और दशा के अंदर काम कर रहे हैं, और सरकार भी उसके अंदर पूरा बढ़ चढ़ कर हमारी मदद कर रही है। तो हर आदमी को ये समझना चाहिए कि वो शिक्षा मंत्री है। जी, जी, और अपना काम करे। वो कोई जरूरी नहीं है कि ये मेरे तक सीमित है। आप भी इस काम को कर सकते हैं, ये भी इस काम को कर सकते हैं। हर आदमी अपने आप को, हमारे को कहीं किसी पद, ओहदे, कद की आवश्यकता नहीं। आप मतलब जो है, जो भी काम करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से करना चाहते हैं, इसके अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं है। कर्म से हमको तय करना है कि कौन सा काम बड़ा हुआ और कौन सा छोटा। किसी पैसे के लेकर तराजू के ऊपर तोल लेना कर, यार ये बड़ा आदमी है, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। नियत जिसकी अच्छी है, किस्मत उसकी दासी है। कर्म जिसके अच्छे हैं, उसके घर में मथुरा काशी है। हम काम करें, हम शिक्षित करें लोगों को, हम आगे बढ़ाएं, वो हमारा काम है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर जिस दिन ये देश, ये प्रदेश, वो ये सोचने लग जाए कि मैं इस देश का या इस प्रदेश का शिक्षा मंत्री हूँ और मेरे को किसी ना किसी की मदद करनी है शिक्षा करने में, आप अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, और ये करना चाहिए। ये किसी भी तरीके से सरकारों तक ही सीमित नहीं है। हम एक नागरिक हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है। और हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं? सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अन्य और कोई दूसरा नागरिक हो, उससे हम सवाल पूछना चाह रहे हैं। पर मैं खुद क्या कर रहा हूँ ये कोई मत पूछो। जी जी। तो ये बदलाव हमारे देश के अंदर, ये शिक्षा हमारे देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर आने की जरूरत है। ये शिक्षा अगर हमारे देश और प्रदेश के अंदर और हमारे लोगों के अंदर आ गई ना, तो मतलब इतनी सारी चीजें बदल जाएंगी जिसका अपन मतलब जो है वो अंदाजा नहीं लगा सकते। सत्य सत्य। एक खुलबुलाहट रह जाएगी लोगों के दिल में कि वो सवाल तूने पूछा नहीं सूरी, तो मैं पूछ लेता हूँ घुमा फिरा के। एक वो सवाल तो जो जैसे आपके जो एक दोस्त है, मामला पेचीदा हो रहा है। नहीं होने वाला। वो सवाल जो जैसे सलमान खान जो कि आपके दोस्त भी है, उनसे भी एक सवाल पूछा जाता है कि आप शादी कब करोगे, वैसा ही एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि आप राजनीति कब ज्वाइन करोगे। देखिए, मैं वापस जो मैंने अभी आपको पहले कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में लोगों का भला करने के लिए आपको जो है कोई चीज़ नहीं रोक रही। जी। तो आप लोगों का भला किसी भी गाड़ी में बैठकर कर सकते हैं।
और आज जिस जगह के ऊपर मैं हूँ, जहाँ पर मैं हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो कार्य मैं कर पा रहा हूँ, जितने जीवन को मैं छू पा रहा हूँ। और मैं, जैसे मैंने आपको कहा, मेरा फॉर्मूला और मेरा लक्ष्य ही जो है वो ज़िंदगी के अंदर यही है कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। तो वो हम कार्य करें, चाहे ऐसे करें या वैसे करें। और जरूरत पड़ी तो नहीं तो बिल्कुल, देखिए मैंने कभी इन चीज़ों के लिए कहा नहीं। सेवा करना हमारा लोगों का कर्तव्य रहा है हज़ारों वर्षों से, वो आज भी कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे, इसमें कहीं कोई कहने वाली बात ही नहीं है। जी जी। तो कुछ तो हमें समझ में आया या हम समझने की कोशिश जरूर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच बहुत आभार वंस अगेन Thank कि फहरिस्त तो बड़ी लंबी है, सवाल तो बड़े उछलते रहते हैं मेरे, लेकिन मुझे लगता है कि समय का तकाजा, आपको अगले कार्यक्रम के लिए निकलना है। तो नहीं, थैंक अभी यू और सो कुछ मच। नहीं, अब बस सिर्फ परिवार से जाकर मिलना है, नहीं तो वो मेरी जो है वो अगली जो है वो मेरी वो खाट खड़ी करेंगे। उनका शाम का बच्चों को दिया हुआ वक्त है जो उनके साथ थोड़ा जाकर अब गुजारेंगे। और अब आप पूछेंगे फिटनेस के लिए क्या करते हो, तो वो अब मुझे दोहराएंगे। फिटनेस थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, कैसे हैं? एकदम सब ठीक ठाक? कैसा वैसा? किधर बैठा है? इधर बलबीर सर और सुनील सर को उधर सिंहासन पर विराजमान करो। कुछ लोग